नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घोघरडीहा के नौआ बाखर में अधजली महिला का शव बरामद। दहेज हत्या का आरोप, परिजनों ने की इंसाफ की मांग। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे 77 परिवादी। डीएम ने शिकायतों को सुनकर किया त्वरित निष्पादन। बेनीपट्टी में सर्कल इंस्पेक्टर नीरज वर्मा की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित। थानाध्यक्षों को दिए अपराध नियंत्रण के सख्त निर्देश। जयनगर स्टेशन का एडीआरएम ने किया निरीक्षण। कहा, अमृत भारत योजना के तहत नया भवन जल्द होगा तैयार। बिस्वे पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 652 बोतल शराब किया बरामद। तस्कर फरार, प्राथमिकी दर्ज। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का अपहरण, तलाश में जुटी पुलिस। खजौली के दतवार गांव में नकली दवा और शैंपू बनाने का भंडाफोड़। गुप्त सूचना पर पटना टीम की छापेमारी में भारी मात्रा में माल जब्त, आरोपी पर केस दर्ज। लदनिया में एसएसबी और पुलिस की समन्वय समिति बैठक। सीमा सुरक्षा को लेकर उठाए गए ठोस कदम। जयनगर में ट्रक के पलटने से बिजली ट्रांसफार्मर और पोल हुआ क्षतिग्रस्त। प्राइवेट एजेंसी की लीपापोती पर उठे सवाल। मधुबनी में बाल हृदय योजना के तहत 120 से अधिक बच्चों का सफल ऑपरेशन। 4 बच्चों को भेजा गया अहमदाबाद। मधुबनी विधायक सह पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने की प्रेस वार्ता। जातीय गणना को बताया महत्वपूर्ण। जयनगर में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद की कार्य समिति की हुई बैठक। विभिन्न पदों पर सदस्य हुए नियुक्त। और खजौली के एचबीजे कॉलेज सभागार में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको मधुबनी जिले के घोघरडीहा की बता रहे हैं, जहां से मानवता को कलंकित कर देने वाली खबर सामने आई है। दहेज के लालच में एक और विवाहिता की हत्या कर दी गई। घोघरडीहा के नौआ बाखर गांव में एक विवाहिता की हत्या ससुराल वालों ने इसलिए कर दी क्योंकि वह 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। गौरतलब हो कि इस मामले में ससुराल वालों ने मायके वाले को फोन पर बताया कि उसकी पुत्री की हालत बेहद खराब है और वह उसे इलाज के लिए दरभंगा ले जा रहे हैं, लेकिन जब तक वह लोग पहुंचते तब तक उसके शव को जलाना शुरू कर दिया गया था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजली शव को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। इस घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने बताया कि सुबह ही उसकी पुत्री ने फोन कर बताया था कि 2 लाख रुपए की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। कुछ ही देर बाद ससुराल से इस बात का फोन आता है कि उसकी पुत्री की तबीयत बेहद खराब है। इसके साथ ही घर में पड़े खून के धब्बे, टूटा हुआ गोदरेज, यह सभी बता रहा है कि हत्या कितने निर्मम तरीके से की गई है। परिजनों ने इस जघन्य हत्या के लिए सरकार व प्रशासन से अपील की है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि फिर से दहेज के लालच में किसी बेटी की जान न जाए। मधुबनी जिले के घोघरडीहा थाना क्षेत्र के नौआ बाखर गांव स्थित आम के बगीचे में गुरुवार को एक अधजली महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। मृतका की पहचान नौआ बाखर निवासी रंजीत कुमार साह की 30 वर्षीय पत्नी संगीता कुमारी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मृतका के पिता लौकही थाना क्षेत्र के हीरापट्टी निवासी जगदीश प्रसाद गुप्ता ने दी। उन्होंने अपनी बेटी की हत्या का आरोप दामाद रंजीत कुमार साह और उसके ससुराल वालों पर लगाया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार पाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां देखा गया कि शव को जलाया जा रहा था। पुलिस वाहन देखते ही वहां मौजूद लोग भाग निकले। चौकीदार की सहायता से अधजली शव को चिता से निकाला गया। मृतका के भाई ने बताया कि गुरुवार की सुबह 8 बजे संगीता ने उन्हें फोन पर बताया था कि उसका पति और ससुराल वाले 2 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे पीट रहे हैं। यह भी बताया गया कि पहले भी कई बार दहेज की मांगे जता रही थी, जिन्हें परिवार ने पूरा किया था। कुछ ही देर बाद मृतका के जेठ ने फोन कर कहा कि संगीता की तबीयत खराब है और उसे दरभंगा ले जाया जा रहा है।
जब तक परिवार वाले पहुंचे आधा शव जल चुका था। मृतका के भाई का दावा है कि ससुराल वालों के घर में खून के धब्बे और टूटा हुआ गोदरेज भी मिला, जिससे हत्या की आशंका और गहरी हो जाती है। मृतका का 2 छोटा बेटा है, जिसकी उम्र 8 वर्ष और 5 वर्ष है। प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार पाल ने बताया कि अभी तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि अब तक लिखित आवेदन नहीं मिला है। मृतका के पिता ने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद वह प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे। परिवार ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। मृतका के परिजनों ने सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील की है कि इस जघन्य हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए, ताकि किसी और बेटी की जान दहेज के लालच में आ जाए। क्या घटना ये हुआ था? कैसे मतलब मेरी बहन थी और वह जो है सो आज सुबह में फोन किए कि पापा से हमरा मतलब सामान और मांगे छे घर में से टॉर्चर करे छे बार-बार कि पैसा आर दह और एक के बाद में मतलब कल के ठीक से पापा कल के ठीक से हम आवे छी 2-4 आदमी मुखिया सरपंच गलो कि झूठो से किया सब नहीं हंगामा करे छे। आ ते के बाद में फोन करके कि एक आधा घंटा के बाद में फोन करके कर भाई के गयो से इससे पहले फोन किया रहे 7 बजे में हमरा मोबाइल पे एकरा ल जाओ नहीं तो हम मार के फेंक देब, मार देना चाहिए, मारलू या मरद की जियत ऐसा हमरा कोई मतलब नहीं छे से अहाँ का हमरा जे है करऽ पर हम थाना का खरीद लेना चाहिए, थाना मैनेज क्या लेबे, अते पैसा छे कि हम सब कुछ मैनेज क्या लेबे से हम एकरा मार देबे तो दफना देबे कोई थोड़ी कुछ कर लेते। एक के बाद में 1-1.5 घंटा के बाद में फोन किया कि रविंदर सर गोदरेज में माथा पटक, हाँ माथा हम सब रूम गेलिए अंदर गेलिए देखे छी गोदरेज में माथा तथा पटकल है, सेटा टूटल फूटल अस्त व्यस्त है सब सामान। पुलिस और प्रशासन के साथ में हम लोग गए थे अंदर देखने के लिए क्या हुआ है नहीं हुआ, सब सामान छिटल बिटल है, गोदरेज में सब लॉक तक टूटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनता दरबार में कुल 77 परिवादी अपनी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे थे, जहां डीएम ने सभी की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना। कई शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया गया, वहीं अन्य शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादन का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 2 मई 2025 को कुल 77 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। प्रखंड राजनगर निवासी कुसुम कला देवी मिथिला पेंटिंग के कार्य करने हेतु आर्थिक सहायता से संबंधित आवेदन दिया। जागेश्वर प्रसाद राम शोभित महतो व अन्य गृह रक्षक ने निलंबन से मुक्त करवाने हेतु आवेदन दिया। प्रखंड कार्यालय बेनीपट्टी निवासी साफिक आलम के द्वारा उनके निजी जमीन पर भवन बनाने हेतु स्थानीय असामाजिक तत्वों के द्वारा रंगदारी मांगने से संबंधित शिकायत किया। थाना सकरी जिला मधुबनी निवासी अनीता देवी के द्वारा जमीनी विवाद से जान माल का खतरा से संबंधित आवेदन दिया। राजनगर प्रखंड निवासी साधना देवी के द्वारा विगत 3 वर्षों से सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभ से वंचित होने संबंधित शिकायत किया गया। बाबूबरही प्रखंड निवासी संगीता देवी के द्वारा उनके पति को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के उपरांत सरकार के द्वारा मिलने वाला अनुग्रह अनुदान से संबंधित आवेदन दिया। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी के सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने की। इस दौरान अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष इस क्राइम मीटिंग में शामिल हुए, जिन्हें अपराध नियंत्रण को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। बेनीपट्टी सर्कल इंस्पेक्टर कार्यालय में अनुमंडल के थानाध्यक्षों की मासिक क्राइम मीटिंग शुक्रवार को आयोजित की गई। क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने की।
बैठक में उपस्थित थानाध्यक्षों को सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर ने अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण पाने व नकेल कसने के निर्देश दिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने थानाध्यक्षों को लंबित कांडों का निष्पादन अविलंब करने और सामाजिक व उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर उन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने, शराब माफियाओं, तस्करों व कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, सघन वाहन जांच अभियान चलाने, दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती नियमित रूप से निर्धारित समयानुसार करने, वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, संगीन कांडों में फरार चल रहे ज्ञात व अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने सहित कई अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अनुमंडल के सीमावर्ती क्षेत्रों में गलत प्रवृत्ति के लोगों पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग में अरेर के थानाध्यक्ष नेहा निधि, मधवापुर के थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी, बिस्फी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, हरलाखी के थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, खिरहर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी सहित अनुमंडल के सहरघाट, पतौना व औसी के थानाध्यक्ष एवं सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय के रीडर धनंजय मिश्रा उपस्थित थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के सहायक मंडल रेल प्रबंधक आलोक कुमार झा ने दरभंगा जयनगर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण करते हुए वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जल्द ही अमृत भारत योजना के तहत जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल भवन का निर्माण पूरा होगा। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के सहायक मंडल रेल प्रबंधक आलोक कुमार झा ने शुक्रवार को दरभंगा जयनगर रेलखंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण यान से जयनगर पहुंचने पर उन्होंने प्लेटफॉर्म, क्रू लॉबी, रनिंग रूम समेत अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीनियर डीपीओ, सीनियर डीई, सीनियर डीईई, ओपी अभिराज कुमार, टीआई राजेश मोहन मल्लिक, एईएन अब्दुल समद, स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास, आईओडब्ल्यू रमेश कुमार, सीडीओ गोल्डन कुमार, सीडब्ल्यूएस आशुतोष कुमार, आरपीएफ एएसआई राजकुमार सिंह, सीटीटीआई अर्जुन राउत, वाणिज्य अधीक्षक अनिल कुमार समेत अन्य रेलकर्मी मौजूद थे। निरीक्षण यान से जयनगर पहुंचने पर सहायक मंडल रेल प्रबंधक ने निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों के द्वारा पूछे सवाल के जवाब में कहा कि स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन भवन निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने क्रू लॉबी और चालक व ट्रेन मैनेजर के ठहरने के लिए बने रनिंग रूम का निरीक्षण करने के बाद सब कुछ ठीक होने की बात बताई। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो समेत 652 बोतल शराब बरामद किया है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की जा चुकी है। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिंघिया गोट से मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो पर लदे 625 बोतल नेपाली देशी एवं 27 बोतल विदेशी शराब जब्त करने में सफल रही। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि शराब तस्कर के द्वारा स्कॉर्पियो पर प्लास्टिक की बोरी में शराब की बोतलें भरकर ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही शराब से भरी स्कॉर्पियो को जब्त कर थाना लाया गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में सफल हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त स्कॉर्पियो एवं बरामद शराब के साथ पहचान की गई फरार शराब तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शराब तस्कर की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि अप्रिता के पिता ने स्थानीय थाना में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और बताया है कि उनकी पुत्री शौच के लिए बाहर निकली थी, जहां शादी की नीयत से उसका अपहरण कर लिया गया है। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस की छापेमारी जारी है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस जगह जगह छापा मार रही है। जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर से शौच करने निकली थी, तभी एक मनचले ने शादी की नीयत से उसका अपहरण कर लिया। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, मगर अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लड़की के पिता ने 3 लोगों के खिलाफ भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने सुंदरी गांव से एक कोर्ट वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सुंदरी गांव निवासी बिहारी यादव के पुत्र फूलचंद्र यादव के रूप में की हुई है, जिसको जेल भेज दिया गया है। बोले डे न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
डिसीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार गांव में नकली सामान बनाने के एक बड़े गोरख धंधा का पर्दाफाश हुआ है। गौरतलब हो कि ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज लिमिटेड पटना से पहुंचे मुख्य जांचकर्ता रवि पांडे और खजौली पुलिस के सहयोग से दतवार गांव में छापेमारी की गई, जहां सिकेंद्र कुमार उर्फ शंभू सिंह के घर में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किए गए हैं। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरी वारदात। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार गांव में ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना के मुख्य जांचकर्ता रवि पांडे एवं नवीन कुमार ने छापेमारी टीम में अवैध व नकली दवा एवं शैम्पू के गोरख धंधा का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पटना की छापेमारी टीम ने खजौली पुलिस के सहयोग से दतवार गांव निवासी शिवेंद्र कुमार सिंह उर्फ शंभू सिंह के घर छापेमारी की, जहां से उन्होंने भारी मात्रा में विभिन्न कंपनी के मल्टीविटामिन की सिरप, टैबलेट, शैम्पू की बोतलें, रैपर एवं कार्टून जब्त किया है। पालघर महाराष्ट्र निवासी व ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना के मुख्य जांचकर्ता रवि पांडे के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में वैध कंपनी के नाम से नकली व अवैध दवा एवं शैम्पू बनाने एवं बेचने के आरोप में खजौली थाना में FIR दर्ज किया गया है, जिसमें उनके घर से सामान की बरामदगी एवं जब्ती सूची खजौली थाना को सौंपा गया है। कहा कि इस तरह का कार्य कॉपीराइट एक्ट एवं ट्रेडमार्क एक्ट के उल्लंघन का मामला है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि मुख्य जांचकर्ता रवि पांडे के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। छापेमारी टीम में पटना के नवीन कुमार झा, सुनील पांडे, रवि दुखरन पांडे, खजौली SI सुरेंद्र कुमार चौधरी सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। गौरतलब हो कि इस छापेमारी के दौरान
दतवार गांव निवासी शिवेंद्र कुमार सिंह उर्फ शंभू सिंह के घर से कीटोसिप शैम्पू के 100 ml का 250 बोतल, उसी कंपनी के 3000 पीस स्टिकर, रैपर, 400 पीस कागज का बॉक्स, फाइजर कंपनी के नाम से मल्टी विटामिन विद विटामिन ए एंड विटामिन D3 लिक्विड, बीकोसुल प्लस सिरप 200 ml का 100 बोतल, पीजी कंपनी के नाम से पॉलीबियन सिरप 100 ml की 100 बोतलें, सर्वर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से निर्मित ट्रिपल एग्जाम टैबलेट की 315 पैकेट यानी 3510 टैबलेट पाया गया है। उन्होंने कहा कि इन सबों की जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। खजौली में नकली दवाई एवं शैम्पू बनाने एवं बेचने की गोरख धंधा के खुलासा से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। इसके साथ ये कौन कर रहा है ये काम? ये काम मेरा पापा आ रहा है दुकान के सामान लाने के लिए गया, वही दिया है, दे रहा किसको दिया है सो नहीं उनको मालूम है। एक हफ्ता से नहीं भाई साहब, इससे जास्ती से हो रहा है। नहीं, एक हफ्ता से हो रहा है, पता है। अभी तो 10 दिन पहले बोला, अभी तो 15 दिन पहले बोला। आ रहे हैं पापा से बात कर लीजिए। वही चीज ऐसी दोनों से ये है क्या चीज? ये खाली है, इसके अंदर कुछ तो है। दवाइयाँ हैं सबका सील टूटा हुआ है सर। बाप रे बाप, 232 रुपया है और ये सब डुप्लीकेट माल है। चश्मा 232 रुपया है ना सर? उल्टी कर नहीं ओह ये क्या है? सब भी करते हो? हम क्या करेंगे? तो आपकी जगह से मिल रहा है तो आप कौन करेगा ये सब? किराया पे रूम लिया मेरे ऐसे पापा। तो इनकी किराए पे ले लेता है क्या भाई साहब रूम? पैसे बिना किसको भी दे देंगे किराए पे? हम थोड़ी हम दे किसको भी दे देंगे किराए पे बिना कुछ जान पहचान, बिना कुछ बात किए आप दे देंगे। हाँ तो उसको बुला रहे पापा, काम पापा के खजूर सामान लगे। कुछ ब्रांड आपको ब्रांड प्रोडक्शन की तरफ से क्या समझ रहा है? तो उसमें सर हमारे कई सारे कीटोसिप कहाँ चालवाड़ी की? ये सर आपको धतूरा गांव है सर। धतुआर गांव है। धतुआर गांव के अंदर एक मकान के अंदर गोडाउन जैसा बनाकर वहाँ पूरा रिपैकिंग वगैरह किया जा रहा था। पुलिस की जितने स्टिकर्स भी सब मिले, सब रॉ मटेरियल मिले, भारी मात्रा में बॉक्सेस वगैरह सब बरामद की गई है। अभी काफी सारे कंपनियों की दवाई है, 5-6 कंपनियों की दवाइयाँ वहाँ पर पाया गया है। अभी सबको जांच के लिए लाया गया यहाँ थाने पर। पुलिस उस व्यक्ति को पूरा इन्फॉर्म किया गया, उसको बुलाया गया है थाने पर। अब उसकी सब आगे की कार्रवाई सब की जा रही है। सर कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि जो डुप्लीकेट माल है? ये हमारे कंपनी की इन्वेस्टिगेशन में हुई थी, क्योंकि 4-5 महीने पहले मधुबनी में इस तरह के प्रिंटिंग प्रेस पे रेपर वगैरह की छपाई के दौरान वहाँ पर पकड़ाया गया था। वहाँ से कंपनी को लीड मिली थी कि ये माल छपाकर यहाँ से स्टिकर ले जाकर खजौली जयनगर में ले जाता है, वहाँ पर वो रिपैकिंग वगैरह करके सप्लाई किया जाता है। उसे कंपनी की टीम थी, उन्होंने पूरी छानबीन की। छानबीन करते करते यहाँ पर पता चला। उसके बाद हम लोग आए एक हफ्ते से हम लोग जांच करी, इसको हमने सही पाया। तब हमें फिर से कंपनी को इन्फॉर्म की, यहाँ के डीएसपी साहब को इन्फॉर्म की। डीएसपी साहब ने यहाँ के एसएसपी साहब को बुलाकर बताया, फिर उन्होंने एक टीम गठित करके दी, उसको तुरंत कार्रवाई की गई। आप लोग कहाँ से आए? किस ब्रांड का क्या कीटोसिप है, कीटोसिप शैम्पू है और विकासुल भी है, और भी काफी सारे हैं उसमें। और काफी सारे प्रोडक्ट हैं उसमें। अब उसकी छानबीन चल रही है पूरी। आपका परिचय? मेरा नाम नवीन कुमार झा है। मैं ब्रांड प्रोडक्शन में मुख्य जांचकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ? पटना में। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में लदनिया के सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं लदनिया के एसएसबी और पुलिस की समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार पूर्वक वार्ता करते हुए रणनीतियां तैयार की गई।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीमा पर तैनात एसएसबी पूरी सतर्कता बरत रही है। नेपाल से लगी भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधि, तस्करी एवं घुसपैठी के रोकथाम के लिए गुरुवार को एसएसबी 18वीं बटालियन राजनगर के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीणा के निर्देश पर लदनिया थाने में थाना अंतर्गत एसएसबी 18 बटालियन के सभी बीओपी कंपनी कमांडरों के साथ थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर थानाध्यक्ष कार्तिक भगत, महुलिया बीओपी कमांडर निरीक्षक अरुण कुमार, पिपराही बीओपी कमांडर निरीक्षक नीतीश कुमार, लगदी बीओपी कमांडर उप निरीक्षक तासी सेरिंग, मरनैया बीओपी कमांडर सहायक उप निरीक्षक सतनाम सिंह, लदनिया बीओपी कमांडर उप निरीक्षक विक्रांत दत्त, झालौन बीओपी कमांडर किरण रॉय समेत अन्य मौजूद थे। बैठक के दौरान उपस्थित सभी बीओपी के कमांडर और पुलिस के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाने, पुलिस व एसएसबी आपस में समन्वय स्थापित कर सूचना तंत्र को आदान प्रदान करने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त रूप से गश्त लगाने, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने तथा सीमा की सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पिपराही बीओपी कमांडर निरीक्षक नीतीश कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसबी के सहयोग से गश्ती कराई जाती है। समय समय पर स्थानीय पुलिस बल और एसएसबी के जवानों के बीच इस प्रकार की समन्वय बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक के दौरान एसएसबी ने जवान और पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए एक दूसरे के सहयोग से कार्य करने पर सहमति जताई। साथ ही मिलकर यह निर्णय लिया कि सीमा पार हो रहे तस्करी पर पूर्ण रूपे नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए लगातार संयुक्त पेट्रोलिंग किया जाएगा। साथ ही सीमा के आसपास दिखने वाले किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की जानकारी तुरंत ही एक दूसरे से साझा करेंगे और किसी भी प्रकार के समाज अथवा देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए साझा प्रयास भी सीमा पार के पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा की जाएगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर से एक खबर सामने आ रही है, जहां ट्रक के पलटने से बिजली का ट्रांसफार्मर और पोल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इस मामले में एजेंसी की लीपापोती के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। सड़क किनारे लगे बिजली ट्रांसफार्मर व पोल को ट्रक द्वारा क्षतिग्रस्त मामले में बिजली विभाग के अधीन कार्यरत प्राइवेट एजेंसी की लीपापोती का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने अब तक स्थानांतरण नहीं होने की बात बताई है। बीते दिनों जयनगर बस्ती पंचायत के राजपुताना मोहल्ला के पुराना दुर्गा मंदिर के समीप रेलवे के द्वारा यू टाइप सड़क निर्माण कराया जा रहा है। एक धान लदी ट्रक के पलटने से सड़क किनारे लगे बिजली ट्रांसफार्मर व पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण एक बड़ी घटना घटने से बच गई। आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रक के पलटने से बिजली के चपेट में आने से बड़ी घटना घट सकती थी। इसके अलावे इलाके में कई घंटों के लिए बिजली आपूर्ति बाधित हो गया। ट्रक के पलटने से बिजली पोल तार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में विद्युत ट्रांसफार्मर के डैमेज होने की जानकारी मिल रही है। इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद विभाग के अधीन कार्यरत कार्य एजेंसी द्वारा ट्रक मालिक के खिलाफ कार्रवाई न करके लीपापोती करने की बात सामने आ रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो बिजली पोल व ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरण बिजली विभाग द्वारा एजेंसी को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर सामान क्षतिग्रस्त होने के बाद भी कार्रवाई नहीं किया गया। सामान के क्षतिग्रस्त होने से सरकारी राजस्व का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पूछे जाने पर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल जयनगर के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक ने बताया कि एजेंसी द्वारा उस ट्रांसफार्मर को विभाग को स्थानांतरण नहीं किया है, लेकिन कार्रवाई हेतु एजेंसी कर्मी को कहा गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में बाल हृदय योजना के तहत अब तक जिला भर के 120 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। गौरतलब हो कि बाल हृदय योजना के तहत जिला में वैसे बच्चे जो किसी भी प्रकार के हृदय रोग से ग्रसित है, उनका चयन किया जाता है, उनकी जांच की जाती है और अगर उन्हें इलाज की जरूरत है तो सरकार उनका इलाज मुफ्त में करवाती है। बहरहाल इस मामले को लेकर जिला भर से 4 बच्चों को अहमदाबाद जांच के लिए भेजा गया है। बाल योजना के अंतर्गत जिले से कई बच्चों का आईजीआईसी पटना में प्राथमिक उपचार किया गया।
वहीं 120 से अधिक बच्चों का सफल ऑपरेशन किया गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा हृदय रोग से ग्रसित 4 बच्चों को आवश्यक जांच, इलाज एवं ऑपरेशन के लिए श्री सत्य साई हृदय अस्पताल अहमदाबाद भेजा गया है। गौरतलब हो कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। सभी चिन्हित बच्चों के साथ परिजनों को 102 एम्बुलेंस के माध्यम से भेजने व वापस ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। बच्चों के साथ बच्चों के अभिभावक को भी भेजा गया। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संचालित बाल हृदय योजना की मदद से इन बच्चों का निःशुल्क इलाज होता है। बच्चों का पटना स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी द्वारा आयोजित विशेष शिविर के दौरान चिकित्सक रोग की गंभीरता की जांच करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनके ऑपरेशन की व्यवस्था अहमदाबाद में की जाती है। इस योजना के तहत बच्चों के इलाज तथा परिजन के आने जाने के सभी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना को लेकर मधुबनी विधायक सह पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता की। अपने आवास पर किए प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जातीय गणना को महत्वपूर्ण बताया। मधुबनी विधायक सह पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने अपने निजी आवास मधुबनी में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जातीय गणना की जीत हुई है। वर्ष 2003 से जातीय गणना को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी और आज मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इससे देश में गरीब व्यक्तियों का कल्याण होगा। सरकार जातीय गणना जब तक नहीं कराएगी तब तक किस जाति की क्या संख्या है इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। हम किसी के बारे में न बोलना चाहेंगे, इसलिए कि वो अपने हिसाब से अपना प्लानिंग करते हैं। सच्चाई है, जातिगत गणना होना अब अति आवश्यक है, अति आवश्यक है देश हित में, और उसके आधार पे सबों का जो हक है मिलता रहेगा। जातिगत गणना के आधार पे ही ना हक मिलेगा। तो जब जातिगत गणना हो जाएगा इसके बाद हक मिलेगा, लेकिन सही ढंग से जातिगत गणना हो इस पक्ष में हम हैं, ताकि छूट नहीं जाए। उसमें स्पेशली हम वैश्य समाज के लिए कहेंगे कि नहीं होता है, हर एक लोग तहलीक वैश्य लिखे, कानू वैश्य लिखे, सूरी वैश्य लिखे, कलवाड़ वैश्य लिखे, ताकि एक जगह आपका आ जाए कि सही मायने में पूरे देश में 22% है कि 28% है। हम इस बात के लिए हम स्पष्ट, जहां तक जाना होगा फिर लड़ाई लड़ेंगे। 2003 से लड़ाई लड़ रहे हैं जातिगत गणना का। आदरणीय लालू प्रसाद जी की सरकार थी, इसके राबड़ी जी की सरकार हुई, नीतीश जी के सरकार में 2007 में लड़ाई लड़े, 2015 में, 2020 में। ये तो इतिहास का है, थोड़े कोई कहेगा। समीर कुमार महासेठ खुद ही इस बात के लिए लड़ता रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देंगे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी और आज के दिन में तेजस्वी जी जिस बात को रखे थे और सरकार को ये मानना पड़ा, इसके लिए हम पूरे ऑल पार्टी को अभी धन्यवाद देंगे कि आपके द्वारा ये जो होगा ये आगे का 100 वर्ष इतिहास लिखा जाएगा। आप भी उस समय सरकार में थे और मंत्री थे जिस समय जातीय जनगणना कराया गया, लेकिन उस समय घोषणा की गई थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो अभी तक तो कुछ दिया नहीं गया। हम लोग के कैबिनेट हुआ था, वो गणना के बाद स्पष्ट कहा था कि 2-2 लाख देंगे। हम तो उद्योग विभाग से दूसरा भी एक प्रस्ताव दिए थे कि जो भारत सरकार का जो है 2 लाख वाला वो आप अलग से दिला दीजिए और 2 लाख अपना बिहार सरकार दे दे, और भारत सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे कि नहीं दे इसके लिए विशेष आर्थिक सहायता ले लीजिए, और वो गरीबी रेखा से निकालने के लिए 2 पार्ट में या 3 पार्ट में इसको खत्म करिए। लेकिन जिस ढंग से चल रहा है 100 वर्ष में ही पैसा दिया जाएगा, 100 ईयर्स, जिसके बारे में आज आप सोचे हैं उसका पोता को मिलेगा। अपना तो मरिए जाएगा, पोता तक इंतजार करेगा 2 लाख रुपए का, ये प्लान है। आप लोग तो सर अपोजिशन में है, इसके लिए दबाव बनाइए जो कि जो लाभ मिलना चाहिए वो तुरंत मिले। 2 लाख मिलना हो या 5 लाख मिलना हो, जो गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए वो तुरंत मिले, जिससे फायदा हो सकता है उसको। ये आदरणीय नीतीश जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी अपना सरकार बनाएंगे डबल इंजन का ओरिजिनल सरकार, तब उनसे हो सकता है। नीतीश जी से आप भरोसा कर रहे हैं तो आपने कहा 100 वर्ष के बाद पूरा होगा। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, आदरणीय तेजस्वी जी को ले आइए, जो आप सोच रहे हैं 100% उतना नजदीक हम ला करके आपको दिखाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
जयनगर में आर्य कुमार पुस्तकालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद की कार्य समिति की बैठक की गई। वहीं इस दौरान नए कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर धनाकर ठाकुर ने अध्यक्षता व महासचिव नारायण यादव के संचालन में आयोजित बैठक में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय डॉक्टर कमलकांत झा द्वारा लिखी पुस्तक कुछ अपनी साहित्य की बातों का वाचन किया गया। स्वर्गीय डॉक्टर कमलकांत झा ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कही थी। कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्गीय डॉक्टर कमलकांत झा के तैलचित्र पर माल्यार्पण उपस्थित सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित श्रद्धांजलि दिया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के केंद्रीय कोषाध्यक्ष के रिक्त पद पर प्रवीण कुमार झा दलसिंह सराय की नियुक्ति की गई। मिथिला बाल परिषद के संयोजक पद पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर कसेगा हरलाखी को नियुक्त किया गया तथा उद्योग मिथिला के अध्यक्ष पद पर विजय मिश्र हसनपुर रोड समस्तीपुर, महासचिव पद पर अश्विनी कुमार मिश्र मधेपुरा एवं संगठन मंत्री पद पर राजीव कुमार दरभंगा को नियुक्त किया गया। इसके अलावे आदर्श मिथिला पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर इंजीनियर सुरेश्वर पोद्दार सहरसा की नियुक्ति की संपुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त परिषद ने आगामी 6 मई को जानकी जन्मोत्सव, मैथिली दिवस एवं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने पर विचार विमर्श किया। बैठक में ललन कुमार सिंह, सचिव राजीव कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। मजदूर दिवस के अवसर पर खजौली प्रखंड क्षेत्र के जनता हरदेव महाविद्यालय में मजदूर दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगोष्ठी आयोजित हुई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय के सभागार में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर समाज सेवी कल्पना सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठेकेदार राजेंद्र कुमार यादव एवं मंच संचालन गंगा प्रसाद सिंह एवं प्रोफेसर सुभाष सिंह ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी कल्पना सिंह कुशवाहा, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत समेत अन्य समाज सेवियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि समाज सेवी कल्पना सिंह कुशवाहा को पाग, दुपट्टा व फूल माला से सम्मानित किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के वर्षों बीत जाने के बाद भी देश की महिला एवं पुरुष मजदूरों की दशा एवं दिशा अब तक नहीं सुधरी है। अभी भी मजदूर वर्ग बुनियादी सुविधा से दूर है, आवास, शिक्षा एवं रोजगार से वंचित है। न्यूनतम मजदूरी देकर मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों की दशा एवं दिशा बदलने की जरूरत है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में सेवानिवृत्त होने पर बधाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त हो रही शिक्षिका डॉक्टर पूनम सिंह, शिक्षक डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, शिक्षकेतर कर्मी उषा कुमारी तथा बलराम मंडल के लिए सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मधुबनी के स्थानीय जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में सेवानिवृत्त हो रही शिक्षिका डॉक्टर पूनम सिंह, शिक्षक डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, शिक्षकेतर कर्मी उषा कुमारी तथा बलराम मंडल के लिए सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सभागार में पूर्वाह्न 11:30 बजे से आयोजित हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में पहलगाम में आतंकी घटना में मारे गए पर्यटकों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई तथा उपस्थित जनसमूह ने 2 मिनट का मौन रखा। जनसमूह ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सेवानिवृत्त हो रही शिक्षिका डॉक्टर पूनम सिंह, शिक्षक डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, शिक्षकेतर कर्मी उषा कुमारी तथा बलराम मंडल को प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी और सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर अमर कुमार द्वारा पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों ने लगभग 40 वर्ष महाविद्यालय में सेवा दी है और महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान दिया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इनकी सेवा अन्य कर्मियों के लिए प्रेरणा है। सभा को डॉक्टर निवेदिता कुमारी, डॉक्टर किरण कुमारी झा, डॉक्टर लाल बाबू साह, डॉक्टर पुष्पलता झा, डॉक्टर अरिंदम कुमार, डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा, डॉक्टर शुभ कुमार साहू, डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, प्रोफेसर मीना झा, डॉक्टर शिव कुमार पासवान, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर भारत भूषण राय, डॉक्टर अमर कुमार बिलट सिंह ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों के उज्जवल जीवन की कामना की। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों ने मिले सम्मान के लिए महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने की तथा संचालन और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरिंदम कुमार ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जल संसाधन विभाग के द्वारा मजदूरों को सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि मुख्य अभियंता इंजीनियर शम्स परवेज ने कमला नहर प्रमंडल में कार्य करने वाले मजदूरों को चादर देकर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गुरुवार को जल संसाधन विभाग के द्वारा विभाग के अधीन कार्यरत मजदूरों को सम्मानित किया गया। मुख्य अभियंता इंजीनियर शम्स परवेज के द्वारा कमला नहर प्रमंडल विभाग के अधीन कार्यरत मजदूर एवं बराज निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कार्यस्थल पर जाकर चादर देकर सम्मानित किया।
इस दौरान अधीक्षण अभियंता इंजीनियर नवीन कुमार, कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अमोद कुमार, सहायक अभियंता इंजीनियर विकास कुमार, कनीय अभियंता वाल्मीकि प्रसाद, मनोज कुमार, श्रीकांत कुमार समेत अन्य मौजूद थे। मुख्य अभियंता ने बताया कि आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहा है। श्रमिकों के सम्मान में उन्हें चादर भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अभियंता ने जल संसाधन विभाग के कमला नहर प्रमंडल विभाग के अंतर्गत सभी कैनालों एवं कमला पुल पर कार्यरत श्रमिकों के अलावे बराज निर्माण कार्यस्थल पहुंचकर बराज निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को चादर भेजकर सम्मानित किया। उन्होंने बराज निर्माण कार्यस्थल का निरीक्षण भी किया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एनडीए के सभी घटक दलों के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जातीय जनगणना पर वार्ता की गई। जब बिहार में जातीय जनगणना हुई उस समय भी अमित साहब ने समर्थन दिया था जातीय जनगणना, और ये सारी चीजें जो एक साथ हमें करनी थी। तो संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें डॉक्टर भारती मेहता जी आई हुई हैं, और ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जातीय जनगणना के ऊपर है वो संबोधित प्रेस के सामने। निर्देशानुसार आज का जो प्रेस वार्ता है उसका विषय है जिसकी शुरुआत 1990 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सांसद रहते हुए उन्होंने इसका डिमांड किया था तत्कालीन केंद्र सरकार से। और हमारे लिए संपूर्ण देशवासियों के लिए ये गौरव का क्षण है कि बिहार जिस चीज का अगुवा बना था आज उसे राष्ट्र ने स्वीकारा है। और हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संपूर्ण एनडीए घटक दल के तमाम साथियों नेताओं की तरफ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जिसकी शुरुआत माननीय नीतीश कुमार जी ने की थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकृति दी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी। तो उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि समता मूलक समाज के लिए यह बहुत आवश्यक था कि जातीय जनगणना की जाए, जो ब्रिटिश काल में 1931 में होकर प्रकाशित हुआ था। और आजाद भारत में फिर कोई किसी का भी राजपाट रहा, किसी ने इसको कराने का ऐतिहासिक साहस नहीं लिया था। श्री नीतीश कुमार जी ने बापू के 104वें पुण्यतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जातीय गणना कराकर बिहार में और उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था, पेश किया था। और आज हमारे लिए गौरव का दिन है कि कल केंद्र के कैबिनेट से ये डिसीजन आया कि जिस गणना की शुरुआत जातीय गणना की शुरुआत बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने करवाई थी उसे भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय स्तर पर कराने का निर्णय लिया है। और इसके लिए हम पुनः उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। आज इसी विषय पर हमारी ये प्रेस वार्ता है कि आभारी हैं हम कि समता मूलक समाज की स्थापना में यह एक बड़ा और व्यापक कदम होगा आने वाले समय में, क्योंकि अनुच्छेद 340 में इसका प्रावधान भी पूर्व से रहा है कि समय समय पर इस तरह की जातीय गणना कराई जानी चाहिए थी, जो पूर्व की सरकारों ने नहीं कराई। तो पुनः आभार केंद्र की में जो हमारी एनडीए की सरकार है उनके प्रति और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति कि उन्होंने इसे कराने का निर्णय लिया। जो इस पर विचार भी नहीं कर सका उसका कोई हक नहीं बनता कि वो हमसे समय सीमा की मांग करें। और दूसरी बात कि अभी जो पत्रकार महोदय कह रहे थे तेजस्वी यादव जी के बोलने की बात, तो मैं एक बात कहूं कि जत्था में साथ हो लेना और जत्थे का नेतृत्व करना दोनों दो चीजें हैं। इस जातीय जनगणना की बात उठाई थी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और आज केंद्रीय स्तर पर इसको कराने का निर्णय लिया है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। तो ये श्रेय तो अब
माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है, बाकी विपक्षी अपना कलेजा पीटता रहे। आप श्रेय कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और मोदी जी को श्रेय जाना चाहिए के लिए, इंडिया गठबंधन या एनडीए के लिए। पत्रकार महोदय, मैंने तो कहा कि 2019 में सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया था, नेतृत्व नीतीश कुमार जी का था। मैंने तो कहा कि जत्था जब चल निकला तो साथ हो लेना एक बात है और जत्थे का नेतृत्व करना दूसरी बात है। अब तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के लिए ये स्वीकार्य चीज है, ये अप्रिशिएट करने जैसी चीज है, तो इसको सभी राजनीतिक दल करेंगे। मगर इसको जिसने किया, ये निर्णय जिसने लिया, 15 साल मम्मी पापा की सरकार थी तो क्यों नहीं उस समय ये निर्णय लिया गया? उस समय तो केंद्र में भी उनकी चलती थी। सुनते हैं कि उस जमाने में उनके इशारे पर केंद्र में प्रधानमंत्री बना और बिगड़ा करते थे, तो तब क्यों नहीं करवा लिए थे जातीय गणना? इसलिए अब ये श्रेय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है। मधुबनी जिला के बीजेपी कार्यालय में आयोजित जातीय जनगणना विषय पर उपस्थित यहाँ भाजपा के हम लोगों के जिलाध्यक्ष प्रभांशु जी, जदयू के हम लोगों के जिलाध्यक्ष श्री नारायण भंडारी जी, हम पार्टी की जिलाध्यक्षा श्रीमती विमला कुमारी जी, हमारी महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा श्रीमती विक्रमशिला जी, यहाँ बीजेपी के मीडिया सेल के मनोज कुमार मुन्ना जी, जनता दल यूनाइटेड के मीडिया के प्रभारी श्री प्रभात रंजन जी, हम लोगों के जिला प्रवक्ता आलोक जी, यहाँ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जनता दल यू के जिलाध्यक्ष श्री महानारायण राय जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री संजीव झा जी, महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री रामनरेश चौपाल जी, यहाँ महिला नेत्री सोनी जी, राजू साफी जी, देवेंद्र यादव जी और जितने भी हमारे घटक दल के नेतागण और सम्मानित साथीगण उपस्थित हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में चक्रवर्ती सम्राट अशोक विचार मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से महादलित मोहल्ले में जाकर बच्चों के बीच कॉपी कलम का वितरण किया गया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विचार मंच जयनगर ने गुरुवार को जयनगर प्रखंड के फरदाही टोल के महादलित मोहल्ला में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हुए दलित समाज के बच्चों को शिक्षा के जोड़ने के लिए कॉपी कलम का वितरण किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे मंच के अध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा, जिला पार्षद अंजलि कुमारी मंडल, सुरेश गुप्ता, धनुषलाल महतो, जगन्नाथ सिंह, ललित सिंह, रविंद्र सिंह, रंजीत सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, दिलीप सिंह, अरुण कुमार सिंह, परीक्षण यादव समेत कई लोग मौजूद थे। मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक विचार मंच अपने गठन काल से ही पर्यावरण व शिक्षा के प्रति जागरूक रहा। पर्यावरण और शिक्षा को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। समाज के ऐसे कई वर्ग हैं जिनके बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शक नहीं मिलने के कारण वे बच्चे अपने भविष्य के सोच को पूरा नहीं कर पाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विचार मंच ने अब ठाना है कि समाज के दबे कुचले और दलित मोहल्ले में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेगी व निःशुल्क पाठ्यक्रम का वितरण किया जाएगा। इससे पहले हमने पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया है विभिन्न स्कूलों में। आज 1 मई 2025 को मजदूर दिवस के अवसर पर यह जो मोहल्ला है वह महादलित परिवार का मोहल्ला है। हमने फोकस किया है कि जो बच्चे मुख्य धारा से अलग हैं, जिनको अभाव है पाठ्य सामग्री का, मेरा फोकस है कि वैसे क्षेत्र में पाठ्य सामग्री मुफ्त में वितरण करना। यह मेरा क्रम लगातार जारी रहेगा और इस पर लगातार हम कार्य करते रहेंगे। भविष्य में भी इस तरह की योजनाएं हैं? जी हाँ, लगातार हमारी योजना है कि और सब मोहल्ले में जो गरीब बच्चे हैं, महादलित बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उसके बीच मुफ्त में पाठ्य सामग्री हम वितरण करेंगे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में आगामी 3 मई को मधुबनी के हवाई अड्डा में
विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने प्रेस वार्ता कर लोगों से पहुंचने की अपील की। वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में देश भर में चल रहे प्रदर्शन की कड़ी में आगामी 3 मई को मधुबनी हवाई अड्डा परिसर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा को सफल बनाने की दिशा में जनसभा का आयोजनकर्ता मधुबनी नगर निगम के मेयर अमानुल्लाह खान व बिस्फी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और सामाजिक कार्यकर्ता परवेज हसन दानिश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मधुबनी जिले के संविधान प्रेमी नागरिकों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रेस विज्ञप्ति में अमानुल्लाह खान और परवेज हसन दानिश ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का है। कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी देते हुए अमानुल्लाह खान और दानिश ने बताया कि आयोजन समिति के सदस्य जिले के विभिन्न इलाकों में जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनसभा में कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, बुद्धिजीवी और धार्मिक नेता शिरकत करेंगे। अपने बयान के अंत में जिला प्रशासन से इस कार्यक्रम के लिए सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह विरोध प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में होगा। उन्होंने कहा कि 3 मई को मधुबनी हवाई अड्डा पहुंचने की अपील सभी से की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग एयरपोर्ट पर हैं, हमारे साथ शमशुल भाई भी हैं, नूरुल्लाह साहब हैं, सज्जाद अंसारी हैं और इम्तियाज नूरानी साहब हैं, अहमदुल्लाह हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। सब लोग यहाँ मौजूद हैं और सब लोग तैयारी का जायजा लेने हैं। कल ही 3 मई है, 10 बजे दिन में पूरे जिले से एयरपोर्ट पर लोगों को आना है। ये दावत हम लोगों की है, दावत को कबूल कर लीजिए। आप लोगों से हम लोगों की गुजारिश है कि वक्फ एक्ट बिल के खिलाफ हम लोग मुनज्जम तरीके से हवाई अड्डे पर एहतजाज करने जा रहे हैं। तो सरकार को यहाँ से एहसास करा दे, इतनी तादाद में लोग आवे कि हम लोग रिजेक्ट करते हैं इस काले कानून को। आपने हम लोगों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, इदारा शरिया, इमारत शरिया, इमारत अहले हदीस, किसी से आपने बात नहीं किया, देश की किसी भी तंजीम से बात नहीं किया। 12 तारीख की रात में आपने पार्लियामेंट को चला करके 13 तारीख के दोपहर तक आपने एक बिल पास किया, ये काला कानून पास किया। अब आप रायशुमारी में जाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जिस तरह से किसान का आंदोलन वापस लिया गया, किसान जो आंदोलन किया उसके MSCP ये क्या था, हाँ, उसको आपने वापस लिया। उसी तरह ये वक्फ एक्ट बिल जो है आप वापस लीजिए। ये काला कानून देश में नहीं चलेगा। संविधानिक हमारा अधिकार है, हमको ये राइट है। हम संविधान की रक्षा के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एयरपोर्ट मधुबनी में सब लोग जमा हो रहे हैं। हम तमाम जिला की तंजीमों से, तमाम मदरसों से, खानकाहों से, मस्जिद के इमामों से गुजारिश करेंगे कि कल आपका कीमती वक्त हिंदुस्तान की तारीख में एक आईना बनेगा। इन्हीं बातों के साथ इंशाअल्लाह तमाम बिरादर वतन, इंडिया गठबंधन के साथी भी यहाँ मौजूद होंगे। जिला के सभी अध्यक्ष हमारे सुबोध मंडल होंगे, रामाशीष जी होंगे, माले के चुन्नू झा होंगे, मनोज मिश्रा होंगे, रामाशीष जी हैं, रामाशीष जी RJD के, और जो भी इंडिया अलायंस के लोग हैं वो सारे लोग यहाँ रहेंगे। हम चाहेंगे 2-2 लाइन जो हमारे अजीज भाई आए हुए हैं, इम्तियाज नूरानी साहब, वह भी वक्त की तैयारी पर क्या हो रहा है उसकी जानकारी देंगे। और एक अहम बात और करनी है, बड़ा बाजार मस्जिद चौक से 20 मिनट में हम लोग रुट बना लिए हैं। थाना रोड से जो साइड वाला नगर पैदल आएंगे बड़ी बाजार से, उसका ध्यान रखना। और जिनको सीधे सीधे पहुंचिए, गाड़ी घोड़ा लगाने का भी इंतजाम है, सब कुछ है। कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ पानी वगैरह भी ले आवे, क्योंकि पानी का बहुत इंतजाम होने के बाद भी कम पड़ सकता है, इसलिए अपने साथ पानी भी लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मधुबनी डिप्टी मेयर मेरे बड़े भाई अमानुल्लाह भाई ने वक्त तरमीमी बिल पे जो पास किया गया है, वक्त एक्ट जो पास किया गया है इस मुल्क में, उसमें जो फैसला हुआ था, उस फैसले के खिलाफ जो पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, हम सब लोग उस एहतजाज का हिस्सा है। मैं आवाम से अपील करूंगा कि कल के ये एहतजाज को आप लोग कामयाब करें और पहुंच करके इतना मजबूती से इस एहतजाज का कायम रहे कि अदालत, सरकार ने जरूर एक्ट बना दिया है
सरकार इस पर गौर करे, लेकिन अदालत को इस बात का एहसास हो जाए और अदालत को यकीन है हमारे मुल्क के एक एक लोगों को कि इस काले कानून के खिलाफ जरूर फैसला लेगी और हम लोगों की जीत होगी। वक्त इस काले कानून के खिलाफ जो पूरे मुल्क में एहतजाज है उसको खत्म करेंगे। इस एक्ट कल ही 3 मई को आपने देखा है कि वक्त बिल एहतियात जो हो रहा है पूरे मुल्क में हो रहा है, उसकी एक कड़ी मधुबनी भी है, जिसमें बड़े जोर शोर से हो रहा है। लाखों की तादाद में यहाँ आएंगे लोग, जिसके मुतालिक हमारे बहुत वक्ताओं ने आपसे बात रखा भी है। मैं इस साफ सुथरी बात बताते हुए चलूँ आपको कि यह जो लड़ाई हमारी चल रही है, ये वक्फ बिल एक्ट जो है उसके खिलाफ और हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान के संविधान को छेड़ा जा रहा है और ये इतनी बड़ी ताकत के साथ इतने बड़े मंसूबा तय करने के बाद उन्होंने रातों रात यह काला कानून उन्होंने नाफिज किया और वक्फ बिल ला करके उसने ये साबित किया कि इस देश में तानाशाह रह सकता है। और उसने अगर सिर्फ माइनॉरिटी को निशाना बनाता तो ये बर्दाश्त करने की बात थी। इसने सेकुलरिज्म पर एक धारदार तलवार चलाने का काम किया है। इसलिए यह लड़ाई हमारी सड़कों तक होगी, सड़कों से लेकर आप सदनों तक जाएगी। और हर पार्टियों को करना, जो सेकुलर पार्टी है वो भी तैयारी कर रही है। यहाँ सारे समुदाय के लोग यहाँ आएंगे, इसलिए बेमिसाल होगा। और यहाँ से जो तहरीक शुरू होने जा रही है, जब तक वक्त काला कानून वापस नहीं होगा उस वक्त तक हिंदुस्तान का मुसलमान सड़क से बाहर नहीं जाएंगे। और ये ऐतिहासिक होगा। जिस तरीके से किसान बिल को उसने वापस लिया था, उससे ज्यादा मजबूत लड़ाई ये होने जा रही है। और इसमें सभी समुदाय के लोग आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त ये तय करेगा कि यह कानून जो काला कानून है वो कैसे वापस होगा। इस गवर्नमेंट को झुकना होगा। कल मधुबनी जिला में एक इतिहास स्थापित होगा और हम समझते हैं कि ये पेंडाल नहीं, मधुबनी का हवाई अड्डा छोटा पड़ेगा, ये आशा और उम्मीद है। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन और गुजारिश है कि इतनी संख्या में आइए कि मधुबनी पूरा जाम हो जाए और मधुबनी का हवाई अड्डा छोटा पड़ जाए। इतने लोग आइए और अपना जैसा प्रदर्शन करिए ताकि सरकार को भी समझ में आए कि ये लोग बैठने वाले नहीं हैं। जब तक ये हमारा देश का संविधान है तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इस काले कानून को वापस कराएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। काला कानून वापस लो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? जय हिंद, जय भारत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पर वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ पूरे देश में हो रहे आंदोलन के कड़ी में मधुबनी के हवाई अड्डा में आने वाले 3 मई यानी कल शनिवार के दिन हवाई अड्डा के मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसकी अगुवाई इमारत शरिया बिहार करेगी। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है, मधुबनी सहित पूरे मिथिलांचल के अमन पसंद लोग इस कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि वक्त हमारी जायदाद है। सरकार अलग अलग तरह के कानून ला करके इस जायदाद पे कहीं न कहीं अवैध कब्जा या इस सरकार की कहीं न कहीं वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर एक बुरी नज़र है। तो हमारे आप तमाम लोगों का जो डिमांड है कि इस कानून को वापस करवाया जाए, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक विरोध प्रदर्शन शानदार हो। तो आप मधुबनी के हवाई अड्डा में जरूर आएँ और कल का दिन ऐतिहासिक होगा मधुबनी के लिए, बिहार के लिए, और हिंदुस्तान की सरकार कहीं न कहीं हमारी आवाज़ को सुनेगी। ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत शानदार, शांतिपूर्ण और फायदेमंद होगा। शुक्रिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।